Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is another episode of Daily Newspaper video, जहाँ पर हम रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स, ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो हमारे एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो आज है 30 मार्च, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के अखबार में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे UAPA के बारे में। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA न्यूज़ में है। सबसे पहले समझेंगे कि क्या रीज़न है जिस वजह से आज के अखबार में UAPA न्यूज़ में है, और साथ ही में कुछ मेन प्रोविजंस जानेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के। एंड देन वी गोना टॉक अबाउट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या और इसका सिग्निफिकेंस क्यों है? अगैन वाई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज इन न्यूज़, वी विल अंडरस्टैंड दैट। एंड उसके अलावा आज हमारे पास एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी आई है, जिसमें ये अनुमान लगाया गया है कि इंडिया के जो बैंक्स हैं और हमारे बैंक्स का जो ग्रॉस NPA है, NPA इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हमारा ग्रॉस NPA इम्प्रूव हो रहा है। ये जो हमारी रेशियो जो है, जो परसेंटेज जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो क्या होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA, वो हम यहाँ पे समझेंगे। एंड लास्टली हम बात करेंगे CBI के बारे में, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक केस के अंदर CBI का जो प्रोब है उसे अप्रूवल दी है। तो क्या किस तरीके से फंक्शन करती है CBI और कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है CBI, किस तरीके का प्रोसीजर रहता है और स्टेट्स का क्या रोल रहता है व्हेन इट कम्स टू द प्रोबिंग ऑफ CBI, तो वो हम इस वीडियो के अंदर आज जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो का। प्लीज़ टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है सो प्लीज़ टू लाइक एंड कमेंट बिलो। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट आर्टिकल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्ट के बारे में है। एंड द नेम ऑफ द एक्ट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA। नाउ UAPA हमारे करंट अफेयर्स का हिस्सा बना ही रहता है। अलग अलग रीजंस की वजह से ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है ये न्यूज़ में रहता है, तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। सो इस बार न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इसे लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है, जहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर बैंक अकाउंट्स को फ्रीज नहीं कर सकते जब तक कि सेंटर एक इंक्वायरी कंडक्ट करे और इस सेटिस्फैक्शन पे पहुँचे कि इस अकाउंट के जो फंड्स हैं उनको यूज़ किया गया है या फिर उनको यूज़ करने की कोशिश की गई है फॉर दी बैंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे सिंपल बात ये हो रही है कि अगर हम बात करते हैं UAPA की, UAPA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। अब इसमें ये कहा गया है कि जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंक्वायरी नहीं करता और इंक्वायरी करने के साथ साथ जब तक एक सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन नहीं होती, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फैक्शन, कि जब तक सेंटर को एक सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ना हो कि ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है और इस अकाउंट के जो फंड्स हैं उनको डायरेक्ट किया गया है, उनको यूज़ किया गया है या फिर यूज़ करने की कोशिश की गई है बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बैंड है, तो ऐसे केस में जब तक कि ये सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन नहीं आती, आप UAPA के अंडर बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते। ये आज का न्यूज़ आर्टिकल हमारे पास आया है, ठीक है। तो जिसमें ये बात की गई कि हमारे इस एक्ट के सेक्शन 7 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि ऐसे केस में अनलॉफुल एसोसिएशंस तक फंड्स ना पहुँचें, उसे लेकर जो सेंटर है वो अकाउंट्स को फ्रीज करवा सकता है, लेकिन इसके लिए एक प्रोसीजर है जिसमें एक तरह की इंक्वायरी पे जाना होगा और उसके अलावा एक सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है, तभी आप उन अकाउंट्स को फ्रीज कर सकते हैं। तो ये सेटिस्फेक्शन वाला इशू यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पे रेज किया है। देखिए, हमें इस केस के ऊपर नहीं जाना, हमारे लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमसे कोई बोलता है कि UAPA एक्ट की बात हो रही है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का कहीं भी जिक्र हो, तो किन बातों का हमें ध्यान होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू UAPA। तो देखिए, हमारे पास 1960s में, मिड 1960s में एक बड़ा ही ये स्ट्रिक्ट लॉ आता है विच वॉज अगेंस्ट द सेसेशन, एंड जिस लॉ को नाम दिया गया अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट।
देखिए, जब हम 1960s की बात करते हैं, स्पेशली 67 की बात करते हैं, तो नक्सलबारी का जो अपराइजिंग था, जो पीजेंट अपराइजिंग थी, ये अपने ज़ोर पे थी, एंड जिसकी वजह से इस तरह के एक्ट को लाया गया। अब आप देखिए कि 67 में ही यूएपीए आया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 में इनैक्ट होता है, और उसकी वजह है बिकॉज उस टाइम पे इस तरह की अपराइजिंग हो रही थी, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ गई थी, जिसके पास इस इफेक्टिव लॉ को लाया गया, जिसमें कि इंडिया में कोई अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो एसोसिएशन लेवल पे हो, इसे प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। अब यहाँ पे क्या होता है अनलॉफुल एक्टिविटी, दैट्स इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसा एक्शन, चाहे वो कोई इंडिविजुअल का हो या फिर किसी एसोसिएशन का हो, जिसका मकसद इंडिया के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और हमारी सॉवरेनिटी को डिसरप्ट करना हो, ये दो वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एनी एक्टिविटी, चाहे वो इंडिविजुअल कर रहा हो, चाहे वो कोई एसोसिएशन कर रही हो, जिसमें इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और हमारी सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचाने की बात हो, सच एक्टिविटीज कॉल्ड एज अनलॉफुल, एंड उसी को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एब्सोल्यूट पावर दी गई, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी को प्रिवेंट कर सकता है, एंड जिसको भी वो डिक्लेयर करते हैं। तो इस एक्ट के अंदर चाहे कोई इंडियन नेशनल है या फिर फॉरेन नेशनल है, किसी को भी चार्ज किया जा सकता है, एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर, चाहे जो क्राइम है वो इंडिया में हो या फिर फॉरेन लैंड में किया गया हो, लेकिन मकसद एक हो कि इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को डिसरप्ट करना हो। तो चाहे कोई इंडियन है या फिर फॉरेनर है, चाहे ये जो क्राइम है ये फॉरेन लैंड पे हुआ है या फिर इंडिया के अंदर हुआ है, सेम तरीके से ये जो एक्ट है ये अप्लाई होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो यूएपीए के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है विच इज़ एनआईए, एक बार किसी पर्सन को अरेस्ट करने के 180 डेज़ के बाद तक, मतलब मैक्सिमम 180 डेज़ की विंडो है जब जो है वो चार्जशीट जो है जो फाइल की जा सकती है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ लाया गया फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़। फिर इसकी टाइमली अमेंडमेंट्स होती रही हैं, इवन 2004 के अंदर इसकी अमेंडमेंट होती है, और यहाँ पे एक टेररिस्ट लिस्ट को बनाया जाता है, टेररिस्ट एक्ट ऐड किया जाता है, जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया जाता है फॉर देयर टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे हाईएस्ट पनिशमेंट्स के तौर पे डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजन हो सकता है। तो दो वर्ड्स जो याद रखने हैं वो ये हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या एसोसिएशन इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या फिर हमारी सॉवरेनिटी को अगर डिसरप्ट करते हैं, तो ऐसे केस में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में है। वेल, द हेडलाइन सेज दैट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में ऑफर वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब सबसे पहले गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM बेसिकली है क्या? ये एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, ठीक है, एंड जहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट की जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, PSUs हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई गुड्स चाहिए या फिर कोई भी सर्विस चाहिए, तो उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए इस पोर्टल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सपोज करें कि कोई बॉडी है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और उनको किसी तरह के लेट्स से कि पेपर्स की ज़रूरत है, या फिर कहीं पे कैमरास लगवाने हैं, या फिर किसी भी तरह के उनको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो ऐसे केस में वो इस पोर्टल पे जाकर बिडिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली बिडिंग होती है, ऑक्शन यहाँ पे हो पाती है, और एक डिमांड एग्रीगेशन के बेसिस पे जो गवर्नमेंट यूज़र्स हैं उनको उनकी सर्विसेज जो है वो मिल पाती है। तो मतलब बेस्ट वैल्यू के साथ कम से कम पैसों में अच्छे से सही तरीके से ऑक्शनिंग और बिडिंग के साथ ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये चलता है। अब इस पूरे पोर्टल की खास बात क्या है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, कि जब एक बार पब्लिक प्रोक्योरमेंट होनी है तो ऐसे केस में जो बिडिंग हो रही है, जो ऑक्शनिंग हो रही है, वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो रही है, जिससे कि जो पब्लिक हमारे ऑफिसेज हैं वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और पब्लिक प्रोक्योरमेंट की स्पीड को बढ़ाने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट की जाती है। 2016 में, अगस्त 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करती है।
ठीक है, और फिर इसका करंट वर्जन आता है जो कि 2018 में आता है, विच इज़ गवर्नमेंट मार्केट प्लेस 3.0। तो सिंपल चीज़ क्या याद रखेंगे कि देखो नॉर्मल क्या है कि सपोज करो कि किसी कोई डिपार्टमेंट है, कोई पीएसयू है, उन्हें कोई पर्टिकुलर सर्विस चाहिए। अब अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा तो इससे जो ह्यूमन इंटरफेस है, जो वेंडर रजिस्ट्रेशन का, वो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑर्डर प्लेसमेंट हो, चाहे पेमेंट की प्रोसेसिंग हो, ये सब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रही है, एक पोर्टल पे हो रही है, जिससे कि डिले भी कम हो जाएगी और करप्शन का स्कोप भी जो है वो कम हो जाएगा, बिकॉज दिस एंटायर पोर्टल इज ट्रांसपेरेंट। एंड ऑल्सो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, कितनी डिमांड थी, किस रेट के ऊपर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, दैट विल बी कम्प्लीटली विजिबल ऑन द प्लेटफॉर्म, जिससे कि सारे सेलर्स को फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। इससे अलग अलग सेलर्स के बीच में हम प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं, और जो कलेक्टिव कॉम्पिटिटिव प्राइस है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी और एक फेयर अपॉर्चुनिटी सबको यहाँ से दी जाती है। तो यहाँ पे कोई भी स्टार्टअप है, कोई एमएसएमईज हैं, कोई आर्टिसंस हैं, वो अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को भी यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज़ ऑल अबाउट। नाउ आज ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज यहाँ पे ये बात हो रही है कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे केस में ये प्लान है कि सेंटर विल सीक दिस प्लेटफॉर्म विल सीक द सेंटर्स अप्रूवल, जिससे कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन होनी है या फिर कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट का अगर कहीं पे काम है या ठेका देना है, तो उसकी बिडिंग भी, उसको भी कहाँ पे बिड किया जा सके, इस प्लेटफॉर्म पे बिड किया जा सके, जिससे कि ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म में एक ट्रांसपेरेंसी आ सके और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी इसका एक्सेस बढ़ पाए। तो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी इस के ऊपर लाने की बात की जा रही है। तो हमारे लिए मेनली इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आपको आइडिया हो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आखिर है क्या। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, एंड द हेडलाइन सेज दैट banks GNPA is basically gross non-producing assets, are set to improve to 2.1% by financial year 2025, says केयर रेटिंग्स। तो रिसेंटली केयर रेटिंग्स आई हैं, जिसमें ये बात हो रही है कि इंडिया के हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, GNPA है, ये इम्प्रूव होने वाला है बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर 25, एंड ये इम्प्रूवमेंट 2.1% तक हो सकती है। ठीक है, सो ये केयर रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा है। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि RBI नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर अपने जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्लासिफाई करना और एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, जिससे कि एक ट्रू पिक्चर मिल पाए कि हमारी बैंकिंग सिस्टम में कितने स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, इसे लेकर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज कर रही है। एंड जिसका रिजल्ट जो है अब देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार है एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही आ रहा है जब भी हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं। तो वही इस केयर रेटिंग ने भी इंडिकेट किया है कि ये फर्दर और रिड्यूस होने वाला है, इट विल इम्प्रूव टू 2.1%। तो चलिए कुछ बेसिक बातें आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में जो पता होनी चाहिए। देखिए, RBI किसी भी एसेट को नॉन परफॉर्मिंग तब कहता है जब वो एसेट बैंक के लिए इनकम जनरेट करनी बंद कर दे। ठीक है, सपोज करो बैंक के लिए इनकम कैसे आएगी, बैंक ने किसी को लोन दिया या फिर एडवांस दिया, तो क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट थी उसके बेसिस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बैंक को मिलती है, वो बैंक की इनकम है। लेकिन सपोज कि NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, तो ऐसे केस में जो लोन है या फिर जो एडवांस है जिसकी या प्रिंसिपल या फिर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी रहती है और बैंक को नहीं मिल पा रही, इट इज़ ओवर ड्यू और लंबा टाइम हो गया है तब से जो है पेमेंट नहीं आई है, तो ऐसे केस में वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। मोस्ट केसेस में डेट को नॉन परफॉर्मिंग क्लासीफाई किया जाता है जब लोन पेमेंट कम से कम 90 डेज़ का पीरियड चला गया और कोई पेमेंट नहीं आई, तो ऐसे केस में उस डेट को, उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग किया जाता है। एग्रीकल्चर के केस में अगर प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट लगातार 2 क्रॉपिंग सीजन्स में नहीं पे किया गया, तो ऐसे केस में उसे NPA डिक्लेयर किया जाता है। तो जब बैंक की इनकम नहीं हो रही है तब ऐसे केस में एक एसेट नॉन परफॉर्मिंग बन जाता है। ठीक है, अब क्या है कि बैंक्स अपने NPAs को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियड।
ठीक है, कि जब से जो एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग बनना शुरू होता है तो तब से एक 3 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले आता है सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट उसे कहा जाता है, वो एक ऐसा एनपीए है कि लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, मतलब 1 साल या 1 साल से कम का टाइम हो गया है तब से ये पर्टिकुलर एसेट जो है ये नॉन परफॉर्मिंग है, तो ऐसे एसेट को कहा जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट। डाउटफुल एसेट कब होता है? जब जो पीरियड है वो 1 साल से बढ़ जाए, 12 महीने से ऊपर हो गया और ये एसेट अभी तक क्या है, नॉन परफॉर्मिंग है, तो ऐसे केस में उसे डाउटफुल एसेट बोलते हैं। एंड लास्टली आता है लॉस एसेट, मतलब द एसेट्स आर अनकलेक्टेबल, चाहे वो कम हो या फिर देयर इज़ नो होप ऑफ रिकवरी, एंड ऐसे केस में उनको फुल्ली राइट ऑफ किया जाता है। तो सब स्टैंडर्ड 1 साल से कम का टाइम, डाउटफुल 1 साल से ज़्यादा, और जब बिल्कुल ही उम्मीद ख़त्म हो गई कि किसी भी तरह से कोई रिकवरी हो सकती है तो ऐसे एसेट को लॉस एसेट में क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रॉस एनपीए की। तो ग्रॉस एनपीए में क्या होता है कि जितना भी टोटल अमाउंट एनपीए का है वो सारा इंक्लूड किया जाता है, इसके अंदर जो प्रोविजनल अमाउंट होता है उससे डिडक्ट नहीं करते। लेकिन जब नेट एनपीए की बात होती है, नेट एनपीए के अंदर जो प्रोविजनल अमाउंट होती है उसे माइनस किया जाता है। प्रोविजन क्या होता है? ऐसा फंड जो कि बैंक अपने पास असाइड रखती है कि किसी भी तरह का कोई लॉस अगर आ गया फ्रॉम द बैड लोन और द एनपीएस, तो ऐसे की भरपाई जो बैंक है वो अपने प्रोविजन से करता है, प्रोविजनल अकाउंट से करता है। तो ग्रॉस एनपीए के अंदर प्रोविजनल अमाउंट को भी कंसिडर किया जाता है, एंड इसीलिए एक बड़ा रिडक्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि एक इम्प्रूवमेंट इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल वेल सीबीआई के बारे में है। आर्टिकल से हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यहाँ पे। आप देखिए कि द हेडलाइन सेज दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव्स सीबीआई प्रोब अगेंस्ट सत्येंद्र जैन इन इनमेट एक्सटॉर्शन केस। अब देखो यहाँ पे हमें इस केस की डिटेल को फॉलो नहीं करना। अगर मैं आपसे पूछूँ सीबीआई क्या है, तो हम कहते हैं कि सीबीआई हमारे देश की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। यहाँ पे जो बात पर हमें ध्यान देना है वो ये है कि सीबीआई के पास 2 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इंडिया में कहीं पे भी कोई ग्रीवियस केस हो जाए तो ऐसे केस में इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी किसको दी जाती है? सीबीआई को दी जाती है। फाइन विद अस। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया में कहीं पे भी करप्शन को लेकर केस आ जाए तो ऐसे करप्शन के केस में सीबीआई को एक लीडरशिप दी जाती है, बिकॉज सीबीआई प्रोवाइड डायरेक्शन टू द पुलिस फोर्सेस अक्रॉस द कंट्री। तो अब देखिए कि यहाँ पे भी हम जिस केस की बात कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ मैटर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसकी जो इन्वेस्टिगेशन के जो राइट्स हैं, जो पावर है, वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दे दी है। तो यहाँ से सिर्फ एक बात हमें ये देखनी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, याद रखेंगे कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसे एक रेजोल्यूशन के थ्रू सेटअप किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड इसकी जो पावर्स हैं ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से डिराइव करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए। रिकमेंडेशन किसने की थी? सीबीआई की इस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन संथानम कमेटी ने की थी, जहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की बात में ये कहा गया कि हमें एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। नॉन स्टैट्यूटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको सेटअप किया था, और इसकी स्पेशल पावर्स दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से डिराइव होती हैं। ऑल्सो जब भी हम बात करते हैं ना इंटरपोल की, तो इंटरपोल में भी अगर इंडिया की तरफ से कोऑर्डिनेट करना है इन्वेस्टिगेशन में या फिर कोई भी रिस्पॉन्ड करना है, तो ऐसे केस में सीबीआई हमारा एक नोडल पुलिस एजेंसी के तौर पे सामने आती है। तो ये याद रखेंगे, अब इस्टेब्लिश किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, लेकिन इसकी जो खुद की नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियांस एंड पेंशंस। तो दैट इज़ द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ सीबीआई। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के इश्यूज आते हैं तो वहाँ पे सीबीआई आता है, एंड ऑल्सो कहीं पे भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की सुपरिटेंडेंस भी जो है वो सीबीआई के पास लाई करती है। तो आज भी जो ये न्यूज़ आर्टिकल आया है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर चार्ज हुआ है, तो इसीलिए इसके इन्वेस्टिगेशन के जो पावर है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दे दी गई है, सीबीआई को दे दी गई है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।